नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। भारत की लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहस छिड़ी हुई है और आज कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर लीडर ऑफ द हाउस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार के ऊपर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के एक परिवार ने लगातार संविधान के ऊपर हमले किए हैं। वहीं राहुल गांधी ने वीर सावरकर का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स के ऊपर सवाल खड़े किए। चल रहे किसान आंदोलन में शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था आज दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, लेकिन हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर पुलिस ने उन किसानों को रोक दिया। घग्गर नदी के पुल के ऊपर तैनात हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर के उस पार से लगातार आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके कारण 17 किसान भी घायल हुए हैं। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की भूख हड़ताल के आज 19 दिन पूरे हो गए हैं। उनका वजन लगातार गिरता जा रहा है। आज तकरीबन 14 किलोग्राम उनका वजन गिर चुका है। उनसे मिलने के लिए पंजाबी सिंगर बब्बू मान और हरियाणा के पहलवान बजरंग पूनिया पहुंचे। आज पंजाब पुलिस ने सुखबीर बादल के हमलावर नारायण सिंह चौड़ा को अमृतसर कोर्ट में पेश किया। उनकी पेशी के दौरान पंजाब पुलिस ने 5 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन का रिमांड एक्सटेंड किया है। इसके अलावा नारायण सिंह चौड़ा के वकीलों ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस उनको सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रही है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर आज लोकसभा से आई। लोकसभा के अंदर संविधान को लेकर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहस छिड़ी हुई है, डिबेट छिड़ी हुई है। कल भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। प्रियंका गांधी ने कल अपनी बात रखी थी और कई बड़े नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने भी अपनी बात रखी थी। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी, लेकिन कल कोई ज़बरदस्त बात तो निकल कर नहीं आई। आज लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन, यानी कि जो लोकसभा के एक हिसाब से कहें कि लीडर ऑफ द जो हाउस हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। और लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। और दोनों की, पहले राहुल गांधी बोले फिर नरेंद्र मोदी बोले, लेकिन दोनों की बातचीत में तो ये मानता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो सुनी सुनाई बातें, पुरानी बातें हैं, उन्हीं को ही दोनों ने रिपीट किया। कोई बहुत मैच्योर डिस्कशन तो मेरे को नहीं लगा। हालांकि राहुल गांधी ने थोड़ा फिलोसफिकल चीज़ों को टर्न देने की कोशिश की, लेकिन एक हिसाब से नयापन कुछ भी नहीं था दोनों की बातों में। नरेंद्र मोदी की स्पीच से शुरुआत करते हैं। उन्होंने जो शुरुआत करी, उन्होंने कांग्रेस में जो गांधी परिवार है उनका नाम लिए बगैर उस परिवार के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, सभी के ऊपर, राहुल गांधी, सभी के ऊपर निशाना साधा, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। शुरुआत उन्होंने कहीं ना कहीं वही 47 से की और उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक परिवार है जो लगातार पिछले 75 साल से जो भारत का संविधान है उसके ऊपर हमला करता रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि इन 75 साल में 55 साल एक परिवार ने राज किया है, इसलिए देश में क्या क्या हुआ ये सब जानने का सबको अधिकार है। उन्होंने ये बात कही। उन्होंने फिर जो अगली बात कही वो यही कही कि 1951 में, 1951 में चुनी हुई सरकार नहीं थी, फिर भी संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीज़ें बदली गई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुने हुए नहीं थे, बल्कि वो तो नॉमिनेटेड थे। जो पहले आम चुनाव हुए, आप सबको पता है कि 1952 में हुए हैं, और 1947 से लेकर 1952 तक भारत में चुनी हुई सरकार नहीं थी। और 51 में जवाहरलाल नेहरू ने कई संशोधन किए, उसको लेकर नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब सिर्फ 25 साल हुए थे देश की आज़ादी को, उस समय इमरजेंसी लगा दी गई। उसमें उन्होंने और भी कई बातें कही कि जो 1971 में जो संविधान संशोधन किया गया, जिसके कारण अदालत के पंख काट दिए गए थे, और ये बात कही गई। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया था उसको पलट दिया था, कहीं ना कहीं संविधान बदलकर उसको पलट दिया गया, उसकी बात उन्होंने जिक्र किया। फिर इमरजेंसी का जिक्र किया 1975 में, और उसमें 1975 में जो 39वां संशोधन, 39th जो अमेंडमेंट किया गया, उसको लेकर भी उन्होंने बात रखी। इसके अलावा उन्होंने यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा कि हमारी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है, और उसमें कहा कि इसको लेकर हम चाहते हैं कि धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को ख़त्म करने की वकालत
उन्होंने करने की बात कही। और इसके अलावा उन्होंने राजीव गांधी के टाइम पे शाहबानो केस के बारे में भी जिक्र किया। तो मोटा मोटा जो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, खासकर पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो चीज़ें रही हैं उनका जिक्र किया। और उसमें आप देखिए कि 1951 के अमेंडमेंट्स को लेकर जवाहरलाल नेहरू के ऊपर निशाना साधा, इमरजेंसी और 1971 के अमेंडमेंट्स को लेकर 1975 में लगी इमरजेंसी को लेकर उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर निशाना साधा, और शाहबानो केस को लेकर उन्होंने राजीव गांधी के ऊपर निशाना साधा। और ये दिखाने की कोशिश की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो कांग्रेस में एक परिवार है उसने किस हिसाब से अटैक किया। और नरेंद्र मोदी ने एक हिसाब से नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जताने की कोशिश की कि 55 साल कांग्रेस में गांधी परिवार ने राज किया है और उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला किया है। इसको लेकर अगर हम बात करें तो अब बात करते हैं राहुल गांधी के स्पीच की। राहुल गांधी ने भी अपना स्पीच दिया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में मुख्यतः सावरकर को लेकर बात रखी, अग्निवीर, पेपर लीक, किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश, इन सब के बारे में उन्होंने बात की। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर वीर सावरकर ने जो बात कही थी उन्होंने उसको पढ़ के सुनाया। उसमें उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के बारे में सबसे खराब चीज, वीर सावरकर के ये वर्ड्स हैं, मैं कोट कर रहा हूँ, वो जो आज राहुल गांधी ने भी इंडियन पार्लियामेंट में कोट किए हैं। तो वीर सावरकर ने लिखा कि भारत के संविधान के बारे में सबसे खराब चीज़ ये है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। वेदों के बाद मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे पूजनीय है, और ये प्राचीन समय में हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, विचार और व्यवहार का आधार बना हुआ है। इस किताब ने सदियों से जारी हमारे देश की आध्यात्मिक और दैवीय यात्रा को संहिताबद्ध किया है। आज मनुस्मृति कानून है। ये वीर सावरकर के शब्द हैं, यानी कि उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जिस समय वीर सावरकर जिंदा थे, आज़ादी होने के बाद 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, उसके ऊपर वीर सावरकर ने टिप्पणी की थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी इंडियन नहीं है, इसकी जगह पे मनुस्मृति होनी चाहिए। आज राहुल गांधी है, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति दोनों को लोकसभा के अंदर दिखाया भी, और दिखा के कहा कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं और ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। तो इसको लेकर उन्होंने बात कही, और उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि हम महात्मा गांधी, पेरियार और दूसरे महान नेताओं के वंशज हैं, और आप लोग उनकी तारीफ करते हैं लेकिन हिचकिचाते हुए करते हैं। सच तो है कि आप भारत को उसी तरह से चलाना चाहते हैं जैसे पहले चलाया जाता था, यानी कि वीर सावरकर के अनुसार आप भारत को चलाना चाहते हैं। फिर उन्होंने महाभारत के पात्र एकलव्य का जिक्र किया और एकलव्य की कहानी भी सुनाई, जिसमें अंगूठा काट कर दे दिया था द्रोणाचार्य को। तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग लाखों युवाओं के अंगूठा काटने का काम कर रहे हैं क्योंकि आप उनके रोजगारों को छीन रहे हैं, ये बात उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने किसान आंदोलन की बात कही कि आज किसानों के ऊपर आंसू गैस चलाया गया है। वो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करते हैं, लेकिन आप अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये बात राहुल गांधी ने बोली। और जो अगली बात बोली उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में बोली। उन्होंने कहा कि हाथरस गैंग रेप में पिछले 4 साल में जो कुछ हुआ उसके बारे में कहा कि जो पीड़िता है उसके परिवार को ना तो आप लोगों ने एक हिसाब से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया है, ना उनको एक हिसाब से उनको न्याय मिल पाया है। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं करेगी तो हम लोग करेंगे, रिलोकेट करने का काम उस पीड़ित परिवार को हम लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो लोग करेंगे। यह बात राहुल गांधी ने कही। उससे जो आखिरी बात कही उन्होंने जातिगत जनगणना के बारे में कही। उन्होंने कहा कि जो जातिगत जनगणना है वो लोग करवा के रहेंगे, और इंडिया अलायंस की जब भी सरकार आएगी वो जातिगत जनगणना करवाएंगे, और जो 50% रिजर्वेशन की सीमा है उसको भी वो लोग तोड़ देंगे। ये 2 बात उन्होंने कही अपने स्पीच के आखिरी में। तो राहुल गांधी ने ये बात कही, और इसको लेकर बड़ा दोनों के स्पीचेस को देखें तो कोई मतलब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा सा ज़्यादा अटैकिंग दिखे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी ने इतने डायरेक्ट अटैक तो नहीं किए, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर एस्टेब्लिश कर दिया है इस विंटर सीजन में कि जो अडानी हैं वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं और वो उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। हर रोज़ अडानी नरेंद्र मोदी दोस्त हैं टाइप ऐसी जर्सियाँ पहन के, टी शर्ट पहन के जो राहुल गांधी हैं और उनके सांसद हैं वो लोकसभा में जा रहे हैं। इससे वो एस्टेब्लिश करने की तो कोशिश कर रहे हैं कि अडानी को नरेंद्र मोदी हमेशा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं।
खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर शंभू बॉर्डर से आई। शंभू बॉर्डर पर आज 101 किसानों का जत्था तिबारा से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, लेकिन आज फिर हरियाणा पुलिस ने उनको रोक लिया। हरियाणा पंजाब की जो सरहद है, घग्गर नदी का जो पुल है, उसके ऊपर हरियाणा पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर रखी है, लोहे की जालियां लगा रखी हैं, पत्थर लगा रखे हैं, और उन पत्थर और जालियों के पार से हरियाणा पुलिस लगातार उन निहत्थे किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ती रही। उसके अलावा जो हरियाणा पुलिस है, उन्होंने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। जो आंसू गैस के गोले थे वो एक्सपायरी डेट के थे और बहुत घटिया किस्म के थे, जिसके कारण 17 किसान घायल हुए हैं, उनको चोटें लगी हैं। एक किसान की आंख भी चली गई है और उन सभी घायल किसानों को आज राजपुरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये अपडेट थी और लगातार 4 घंटे तक किसानों ने मशक्कत की आगे जाने की, लेकिन इस बार भी किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया। पहले 6 दिसंबर को और फिर 8 दिसंबर को और आज 14 दिसंबर को लगातार 3 बार किसान ट्राई कर चुके हैं दिल्ली कूच की। 101 किसानों का जत्था जाता है, जिसे मरजीड़ों का जत्था कहा जाता है, लेकिन किसानों को हरियाणा पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही और उनके ऊपर खराब पानी, जहरीला पानी और एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज शंभू बॉर्डर पर जो पहलवान बजरंग पूनिया हैं वो भी पहुंचे और उन्होंने भी बाद में जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वो, और उन्होंने किसानों से भी मुलाकात की राजपुरा अस्पताल में जिनको चोटें लगी थी। शंभू बॉर्डर पर उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर हो और ये जो हमारी पुलिस है वो किसानों को नहीं, इसको शंभू बॉर्डर बनाने की बजाय पाकिस्तान का बॉर्डर बना रखा है। और क्रिटिसाइज भी किया सरकार को। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी तो मांग रहे हैं, कोई कुछ और थोड़ी ना मांग रहे हैं, कम से कम इसको लेकर तो किसान भाइयों से जो वायदा किया था केंद्र सरकार ने उसको पूरा किया जाना चाहिए। उसके बाद जो बजरंग पूनिया हैं वो खनौरी बॉर्डर पर भी गए और खनौरी बॉर्डर पर उन्होंने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से भी मुलाकात की। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की भूख हड़ताल को आज 19 दिन पूरे हो गए हैं और उनका तकरीबन 14 किलो वजन कम हुआ है। उनका हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया है उनकी टीम ने और उनकी जो पल्स रेट है वो काफ़ी कम हो रही है और उनको उनकी किडनी और हार्ट फेल होने की भी एक हिसाब से नौबत आ सकती है। वो बिल्कुल खतरे से झूल रहे हैं। और खनौरी बॉर्डर पर लोगों की, किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बजरंग पूनिया के अलावा जो पंजाबी गायक हैं बब्बू मान और पंजाबी फिल्म डायरेक्टर अमितोज मान, लखा सिधाना, ये सब लोग भी पहुंचे और उन्होंने भी सॉलिडेरिटी एक्सटेंड की। कल राकेश टिकैत भी शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर आए थे जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने के लिए। आज बब्बू मान और जो बजरंग पूनिया हैं और अमितोज मान है, लखा सिधाना है, ये लोग भी पहुंचे और बड़ी संख्या में किसान खनौरी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। जो जगजीत सिंह डल्लेवाल का कैंप है उसको चारों तरफ से सिक्योरिटी दे रखी है किसानों ने और कोई अनहोनी ना हो इस वजह से सिक्योरिटी दे रखी है। हालांकि ये डर लगातार सता रहा है कि हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन कर सकती है और जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल पहुंचा सकती है या ज़बरदस्ती उनका जो मरण वर्त है वो तुड़वा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में भी उनका मामला गया हुआ है। 17 तारीख को दोबारा से सुनवाई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनका मरण वर्त ज़बरदस्ती ना तुड़वाएं, लेकिन उनकी जान बहुत ज़रूरी है और उन्होंने कहा कि जैसे तैसे करके जगजीत सिंह डल्लेवाल को जिंदा बचाए रखें। ये बात कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी। इसके अलावा श्री अकाल तख्त साहिब से भी जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर एक चिट्ठी जारी की गई है और कहा गया है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरियाणा की खाप पंचायतें भी लगातार जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत के लिए और उनको सॉलिडेरिटी एक्सटेंड करने के लिए लगातार बयान दे रही हैं। तो जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो सेहत है वो लगातार गिरती जा रही है। लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो किसान यूनियन है उनको अब एकजुट होने की ज़रूरत है। जो भी किसान यूनियन ने खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर के किसान आंदोलन में शामिल नहीं हैं उनको तुरंत से शामिल होने की ज़रूरत है और जगजीत सिंह डल्लेवाल और इस किसान आंदोलन को मजबूत करने की ज़रूरत है। बलबीर सिंह राजेवाल हों, राकेश टिकैत हों या फिर जोगिंदर सिंह उग्राहा हो, इनको अब जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए और पंजाब के किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए मुझे लगता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि हरियाणा में भी इसको लेकर प्रचार होना चाहिए एमएसपी की गारंटी कानून के लिए
किसानों को बाहर निकलने की ज़रूरत है और वहाँ पर भी किसी को किसानों की लामबंदी करने की ज़रूरत है। गुरनाम सिंह सैनी को भी इस आंदोलन में, हरियाणा के किसान नेता हैं, उनको भी इस किसान आंदोलन में सक्रिय होने की ज़रूरत है। सभी किसान नेता, सभी किसान यूनियन एकजुट दिखेंगे, एकजुट होकर हम एक हिसाब से अपना काम करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब होती जा रही है। सरकार को भी बातचीत शुरू करनी चाहिए और जो किसानों की मांग है एमएसपी का गारंटी कानून, उसको मानना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, इसको मानने से किसानों को ही फ़ायदा होगा और सरकार को भी फ़ायदा होगा और जो मार्केट है उसको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि किसानों की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। किसान को जो पैसा एमएसपी गारंटी कानून की वजह से मिलेगा, एमएसपी पे फसल बेचने से जो मिलेगा, उसको इस्तेमाल किसान मार्केट में ही करेगा, तो मार्केट में कैश फ्लो, मतलब जो पैसे का फ्लो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, उसकी परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर सुखबीर सिंह बादल के ऊपर अटैक करने वाले नारायण सिंह चोड़ा के बारे में। आज नारायण सिंह चोड़ा को अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया और उनके लिए आज कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल भरा दिन भी रहा। उनके वकीलों को लग रहा था कि उनके रिमांड को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके रिमांड को 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। हालांकि पंजाब पुलिस ने 5 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन का रिमांड एक्सटेंड किया है। और पंजाब पुलिस कह रही है कि जो उनके साथी हैं उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा चुका है, इसलिए रिमांड एक्सटेंड करने की बात कही जा रही थी। जो नारायण सिंह चोड़ा के वकील हैं, उन्होंने पंजाब पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पंजाब पुलिस उन्हें 2 और 4 दिसंबर की सीसीटीवी फुटेज अभी तक उपलब्ध नहीं करवा रही हैं। तो ये आरोप नारायण सिंह चोड़ा के वकील ने लगाए हैं और एसजीपीसी से भी फुटेज मुहैया करवाने की अपील लगातार की जा रही है। और ये मामला एसजीपीसी की जांच टीम से संबंधित है और नारायण सिंह चोड़ा का इससे कोई सीधा संबंध भी नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी फुटेज है वो नारायण सिंह चोड़ा के वकीलों को मिलनी चाहिए। हालांकि जो नारायण सिंह चोड़ा को लेकर अकाली दल के नेता लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बहुत गलत है, उसका तो कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। बिल्कुल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थियरी परोस रहे हैं और इसमें चाहे मजीठिया हों, चाहे वो कोई और अकाली दल के नेता हों, लगातार कॉन्स्पिरेसी थियरी नारायण सिंह चोड़ा के बारे में परोस रहे हैं। मुझे लगता है कि नारायण सिंह चोड़ा का जो गुस्सा था सुखबीर बादल के प्रति वो जायज़ था, और मतलब उसको कोई कॉन्स्पिरेसी करके नहीं उन्होंने ऐसा किया, और उन्होंने गुस्से में ही आकर किया, तो उसमें कॉन्स्पिरेसी देखना तो गलत मैं मानता हूँ। खैर, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो।